वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 और 25 के लिए पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वैसे तो इस बार के बजट में कई सेक्टर्स पर सरकार का जोर दिखा है, लेकिन इस बार हम देख सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में सरकार ने अच्छा खासा बजट जो है आवंटित किया है। लेकिन डिफेंस सेक्टर में जो पूरा अच्छा खासी जो रकम है, ये किस किस प्रोविजन के तहत कहाँ खर्च होगी, ये जानना बेहद जरूरी है। तो ये हमें समझाने के लिए आए हैं हमारे साथ हमारे चैनल के डिफेंस एक्सपर्ट आशीष जी। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू आशीष। तो सबसे पहले वैसे तो बहुत बड़ा अमाउंट आवंटित किया गया है और पिछली बार की तुलना में काफ़ी परसेंटेज बढ़ी है। तो एक एक करके हम सारी पॉइंट्स को जॉट डाउन करते हैं और समझते हैं कि इसको आसानी से कैसे समझाया, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, कैसे क्या होगा। तो सबसे शुरुआत हम ये करते हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार हमारा जो डिफेंस बजट है वो कितना बढ़ा है। आयुष, देखिए, अगर आप प्रतिशत में बात करें तो लगभग आप मान के चलिए कि 4.8 के आसपास अगर प्रतिशत में ये डिफेंस बजट बढ़ा है। और अमाउंट अगर हम देखें तो लगभग आप 6.22 लाख करोड़। तो ये अगर आप देखें पिछले साल के मुकाबले में तो 5% से कम हुआ, 4.8% ही बढ़ा है। लेकिन अगर उसको आप पूरा एनेक्चर को अगर आप डिवाइड करेंगे, हमारे डिफेंस बजट का एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि पेंशन बिल बहुत हैवी होता है। तो वो लगभग आप 1.41 लाख करोड़ के आसपास है। वेयरएज अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल लेआउट अगर आप पूरा देखें तो वो लगभग 1.72 लाख करोड़ है। उसमें भी सब हेड्स होते हैं कि सस्टेनेंस के लिए और मेंटेनेंस के लिए कितना कुछ अमाउंट होता है। बट अगर आप ओवरऑल कैपिटल लेआउट देखेंगे तो ये 1.72 लाख करोड़ है। और पेंशन बिल अपने आप में काफ़ी बड़ा हो जाता है, 1.41 लाख। और डिफेंस सर्विसेज की जो सैलरीज हैं, जो रेवेन्यू हेड में आता है, वो लगभग 2.82 लाख करोड़ है। तो ये एक बहुत अगर हम देखें तो अमाउंट बहुत बड़ा लगता है, 6.22 लाख करोड़। पर उसमें से सामान खरीदने के लिए प्राइमरीली हमारे पास में उसका 1/3 से भी कम अमाउंट होता है, क्योंकि हमारे जो सैलरी और पेंशन बिल्स है वो काफ़ी हाई होती है। वो भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिन सोल्जर्स ने हमें सर्व किया है वो रिटायर हो गए हैं। तो ये देश का फ़र्ज़ है कि उनका ख्याल रखे रिटायरमेंट के बाद में। और अगर आप सैलरी बिल देखेंगे वो भी काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि हम बहुत बड़ी सेनाएं हैं, चाहे वो आर्मी ले लीजिए, नेवी ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए। दुनिया के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल आर्मी अपने आप में 12 लाख प्लस की स्ट्रांग आर्मी है। हमारे बहुत काउंटर इंसर्जेंसी से लेके 2 एक्टिव बॉर्डर्स भी हैं, LOC भी, LAC भी। और LAC तो पिछले 4-5 सालों में सुपर एक्टिव मोड में चल रहा है। तो वो ज़रूरी भी है, आपको मैन और मशीन दोनों पर एक्सपेंडिचर करना होता है। तो ये एक बेहतर न्यूज़ है। एक इसका मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा देखने मिलेगा, क्योंकि जब आप 1.72 लाख करोड़, लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए अगर आप इस तरह से कैपिटल लेआउट के लिए रखेंगे तो उसका असर जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री है उस पर पड़ेगा। उन्हें पता है कि इसमें से अधिकतर हिस्सा, क्योंकि आत्मनिर्भरता वाले कैंपेन में हम चल रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो उसका एक बड़ा हिस्सा इंडियन कंपनीज को आएगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है कि हम भले ही मशीन्स में, प्लेटफॉर्म्स में हाई अमाउंट एक्सपेंडिचर करेंगे, लेकिन वो देश में ही रोल होगा। और उसका एक बहुत अलग अलग कैलकुलेशंस भी होते हैं। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट जस्ट एक दर्शकों को समझाने के लिए कि अगर समझिए नेवी एक 10,000 करोड़ के किसी शिप का ऑर्डर देती है, तो वो इंडियन इकोनॉमी में 1.8 टाइम्स इंक्रीज इकोनॉमी को बूस्ट करता है। अच्छा। ये इकोनॉमिक सर्वे के हमारे नंबर्स हैं। यानी कि वो 10,000 करोड़ रुपए की शिप ऑर्डर हुई, लेकिन वो 18,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी जनरेट किया। फिर जॉब्स को लेकर भी इसी तरह से कैलकुलेशंस होते हैं कि, क्योंकि वो केवल शिप बनाने की बात नहीं होती है। जब शिप बनती है तो जाहिर सी बात है कि फिर वर्कर्स आएंगे, मतलब गाड़ियाँ चलेंगी, मतलब चूल्हे चलेंगे, कईयों के घर चलेंगे, कईयों के क्लासेस चलेंगे। वो एक इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ये प्राइमरी फैक्टर है। जो हम वेपन लॉबी में ये कहा जाता है अमेरिका के इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर अमेरिका की इकोनॉमी अगर ख़राब हो रही हो तो वर्ल्ड में कहीं आप मान के चलिए कि वॉर होने वाला है। अच्छा। वो वॉर शुरू करवा देगा,
ज़्यादा ऑर्डर ताकि, उसे मिलेंगे ताकि और फिर इकोनॉमी बूस्ट होती है। ठीक ठीक ठीक। वैसे आपने बड़ी अच्छी पॉइंट ये बात बताई, लेकिन एक सैलरी और पेंशन को लेकर के हमेशा से सवाल उठता रहा है। सरकार ने कहा है कि मतलब कॉस्ट कटिंग को लेकर के अग्निवीर योजना को भी लॉन्च किया है, क्योंकि यूजुअली हम जो पूरा अपना सीना रखते हैं उसमें सैलरी पे और पेंशन पे बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च होता है। तो इस वजह से कि 4 साल का पीरियड है और उस हिसाब से, तो क्या इसके बावजूद भी अभी भी हमारा मतलब उतना कॉस्ट कटिंग नहीं हो पाई है? देखिए, ये चीज़ें कॉस्ट कटिंग एक सही शब्द नहीं होगा। इसे जनरली मिलिट्री में हम देखते हैं कि जो टीथ टू टेल रेशियो जिसे कहते हैं, यानी कि आप लीन आपके स्ट्रक्चर्स हों, बहुत ही एक्टिव हो, लेकिन वो ऐसे नहीं होता है 2-4 साल 5 सालों में नहीं होता है। जब इंडक्ट हो गए, हाँ, वो उसका आप अगर आज शुरू करोगे, आप अग्निपथ स्कीम जैसे कि 2 साल पहले शुरू हुई, पॉलिटिकल एक नेचर बन गया, उसका एक रंग बन गया है, वो एक अलग बात है। बट इसके असर दिखने आपको मतलब पहला झलक देखने के लिए आपको 4 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल बाद वो 75% बाहर जाएंगे। फिर वैसे धीरे धीरे कुछ सालों में 10-15 सालों में ऐसे फिर वो आर्मी में थोड़े नंबर्स बढ़ते जाएंगे और नेवी में, एयरफोर्स में आपको उसके रिफ्लेक्शन दिखाई देने शुरू होंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि जिसने अलग अलग टेन्योर्स के हिसाब से, कोई शॉर्ट सर्विस होगा, कोई जवान होगा, कोई 3 स्टार होगा, कोई 15 साल, कोई 25 साल, कोई 40 साल, अलग अलग रेंजेस होते हैं। उसने देश के लिए सर्व किया तो पेंशन दोगे आप, क्यों नहीं दोगे? तो वो अचानक से ऐसे 5-10 सालों में, 15 सालों में ऐसे आपको ये नहीं दिखाई देंगे। ये रही बात पेंशन बिल की। लेकिन यस, एक कॉन्शियस एफर्ट ज़रूर शुरू है, स्पेसिफिकली अगर आप टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू देखें। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे मीडिया हो या फिर मिलिट्री हो, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो मैन पावर जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन इंडिया के जो अगर आप एडवर्सरीज देखें LOC और LAC पे, तो हमें सोल्जर्स ऑन ग्राउंड मेंटेन रखना ये ज़रूरी है। आप ड्रोन इस्तेमाल कर लीजिए, आप AI इस्तेमाल कर लीजिए, आप रोबोट कर लीजिए, जो करना कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली तो बूट्स ऑन ग्राउंड जब तक आपके नहीं रहेंगे, मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक। मॉनिटरिंग तो एक चीज़ हो गई, अगर आपको वॉर में लड़ भी रहे हो, अल्टीमेटली आपने मशीनों का इस्तेमाल करके उस एरिया में दुश्मन को तबाह कर दिया, जाके आपको घेरना तो पड़ेगा, तो हमें पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा। वो रोबोट के और ड्रोन के भरोसे थोड़ी छोड़ दोगे। सो ये एक जस्ट एक माइनर एग्जांपल दिया मैंने कि हमारे जो LOC और LAC बॉर्डर है, उस तरह से हमें बहुत ज़्यादा हाई नंबर रखना होता है। ये रही बात आर्मी की। नेवी की अगर आप देखिए तो अब इंडियन ओशन रीजन है ना, या तो आप चुपचाप अपने मुंबई, चेन्नई, वाइजैक, कोची के आसपास में बस अपने शिप्स रखो, पर अगर आपको इंडियन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है तो आपको रेड सी में भी ऑपरेशन करना होगा। हाँ, अभी तो जैसे हम कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, आप देख रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों से हम देख सकते हैं कि हमारी जो नेवी काफ़ी ज़्यादा एकदम एक्टिव रोल निभा रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। जो आपने शुरू में बात कही ना कि हम इकोनॉमी बढ़ रहे हैं, हम तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, अभी हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अगले 4-5 सालों में तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे। इकोनॉमी जब बढ़ती है, देश जब बढ़ता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेना का बजट भी बढ़ेगा, उसके लिए सेना का प्रेजेंस भी वाइडन होगा, चाहे वो नेवी होगी, आर्मी होगी, एयरफोर्स होगी। एयरफोर्स में आप वही मिग थोड़ी ना यूज़ करते रहोगे, फिर आप रफेल लोगे, फिर आप उसके बाद और कोई फाइटर जेट्स आएंगे, वो लोगे, आप कुछ बनाओगे, एमका जैसे चल रहा है। तो ये एक ओवरऑल अगर आप पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो डिफेंस बजट हमारा लगातार बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी इकॉनमी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अगर आप जितना प्रतिशत से इंक्रीज़ हो रहा है ना, वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। स्पेसिफिकली अगर आप पाकिस्तान और चीन की तुलना में देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान का जो भी इकोनॉमी होगी, जो भी GDP होगी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो उन्होंने 14-15% अपने बजट बढ़ाया। चाइना का आप देखिए, चाइना ने अपना बजट लगभग $225 बिलियन पे ले गए और वो लगभग 7.2-7.3% से उन्होंने 2024 के बजट के लिए उन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। तो ये बहुत तेज़ी से हो रही है, ऑलमोस्ट एट पार चाइना का बजट अमेरिका के बजट, डिफेंस बजट के आसपास। लेकिन हम तो करीब $75 बिलियन के आसपास हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो प्रतिशत के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। हमें जिस तेज़ी से बढ़ना है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको आर्म फोर्सेस को भी बढ़ाना होगा। अमेरिका के अगर आप आर्म फोर्सेस निकाल दीजिए तो फिर अमेरिका कैसे बचेगा? हाँ, चाहे उसके सिलिकॉन वैली हो या फिर ताइवान हो या फिर जापान हो या फिर उसके दोस्त हो या क्वाड हो, जो भी आप बोलिए, तो नहीं बचेगा। जब आपका घर बड़ा होता है
तो आपको चौकीदार भी ज़्यादा लगता है। चौकीदार अगर आप एक घर से अगर आप बिल्डिंग में चले जाएंगे, सोचेंगे कि एक ही चौकीदार से मैं काम चला लूँ, तो नहीं चलेगा। चौकीदार से याद आया, हमारे बॉर्डर एरियाज पे, खास करके चाइना की साइड पे, चाइना बहुत सारे जो मिलिट्री बेसेस हैं और चुपके से बंकर बना रहा है, टेस्टिंग रेंज बना रहा है, पूरा तरह से वो मतलब वो वॉर के लिए एक तरह से कह सकते हैं, हालांकि करेगा, होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन वो एक वॉर के हिसाब से तैयारी कर रहा है कि उसका रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया है, मिसाइल से बचने के लिए उसने बंकर्स बना लिए हैं, राशन पानी इकट्ठा करने के लिए बंकर बन रहे हैं इधर एलएसी के नज़दीक में, तिब्बत के पास। तो ऐसे उसमें जो हमारा जो डिफेंस बजट बढ़ा है, तो इसमें कितना हिस्सा हमारे जो रोड नेटवर्क्स हैं इसको, क्योंकि पहाड़ी इलाके, ज़्यादातर हमारी सीमाएं पहाड़ी इलाकों से लगती है और वहाँ पर रोड नेटवर्क हमारा अक्सर जो है ये क्वेश्चन बन जाता है, ख़राब मौसम है, बारिश हो गई, भूस्खलन हो गया, तो ऐसे उसमें हम लोग कितना खर्च करने वाले हैं अपने नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए? देखिए, उसमें अगर आप देखें तो एक प्राइमरीली वो बीआरओ का रोल आता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। वो लगभग 6,500 करोड़ रुपए पे अभी बजट लेके गए हैं। 30% वो बजट बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, और उसके पहले भी अगर आप देखें तो लगातार बढ़ते रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एलएसी एरियाज़ हैं, एलओसी बॉर्डर एरियाज़ को ओवरऑल को लेकर ये बजट बढ़ता रहा है। पर क्या 6,500 करोड़ रुपए काफ़ी होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जब हमने एक तुलना की, चीन का डिफेंस बजट कितना है, $225 बिलियन US, वो बढ़ा रहा है अपना डिफेंस बजट लगभग 7.2-7.3% से। हमारा डिफेंस बजट है $75 बिलियन, हम बढ़ा रहे हैं 4.7-4.8% के हिसाब से हम बढ़ा रहे हैं। तो ये ऐसे समय में जब हमारी इकोनॉमी बहुत सबसे तेजी से बढ़ रही है, वी आर वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी अभी कुछ समय पहले ही आया, IMF ने रिवाइज करने के बाद में उन्हें 5% पे दिया है, हम 7-7.5% की तेजी से बढ़ रहे हैं। तो एक बहुत सारे फैक्टर्स, पैरामीटर्स हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल प्रतिशत देखेंगे तो हमारा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 6,500 करोड़ रुपए देना, 30% का उसमें इजाफा करना, साउंड्स गुड बट नॉट सफिशिएंट। एक मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, खास करके डिफेंस सेक्टर में। अभी हम रशिया के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, हमारी राइफल्स बन रही हैं, जल्दी ही आर्मी के जवान उनको इस्तेमाल भी करने वाले हैं। तो मेक इन इंडिया के तहत जो हमारी होम प्रोडक्शंस हैं, चाहे वो मिसाइल्स को लेकर के हो, चाहे गन्स को लेकर के हो, और जहाज़ बनाने के लिए हो हमारे, तो उसमें हम लोग कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं? देखिए, कैपिटल आउटले लगभग 1.72 लाख करोड़, लगभग 2.25 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले इस डिफेंस बजट में दिया है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए। उसमें से आप ये मान के चलिए, क्योंकि आपने इंडियन पर्सपेक्टिव से पूछा है, तो आप रफली समझिए, जितने नंबर्स मुझे याद आ रहे हैं, लगभग आप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इन 2.25 लाख करोड़ में से इंडियन आत्मनिर्भरता के लिए, जो इंडियन डिफेंस कंपनीज हैं उसमें, यानी कि इंडियन डिफेंस कंपनीज से ही इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्वायर करेगी। ये नंबर्स बढ़ाए जा सकते हैं, वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है टेक्नोलॉजीज़ पर, कंपनीज़ पर, इंडियन आर्म फोर्सेस को, क्योंकि उन्हें आत्मनिर्भरता को पुश करना है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें ऐसा थोड़ी करना है कि अगर वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट सेकंड बेस्ट हो तो वो ले सकते हो आप। अगर 10th बेस्ट होगा तो फिर वो आप नहीं लेंगे। इस मामले में तो हम लोग तो एक बैलेंस बना के, उस हिसाब से चीज़ों को लेकर के, वेपन्स को लेकर के, तो कॉस्ट कटिंग किसी फायदेमंद नहीं रहेगी ना हमारी आर्मी के लिए, अगर हम ऐसा पॉइंट देखें। देखिए, ये कहना आसान होता है कि इंडिया में जनरली हम चाहे वो आप जुगाड़ बोलिए, चाहे वो आप सस्ता बोलिए, लेकिन जब आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें शुरू में बहुत होता है। ये तो सस्ता तब होता है जब आप उसके हज़ारों, लाखों, करोड़ों यूनिट्स बनाने चालू करते हैं ना, जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो जाता है, तब आपको सस्ता पड़ना शुरू होता है। कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई चीज़ रिसर्च कर रहे हैं, कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, और उसका पहला, दूसरा या 10वां या 100वां प्रोडक्ट बना है, तो वो तो महंगा ही रहेगा। उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे तो इंडियन इंडस्ट्री को अभी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, उन्हें R&D करने की ज़रूरत है। तो ये एक प्रोसेस है, इतनी आसानी से, इतनी जल्दी होगा भी नहीं। बट क्योंकि आपने वो एक जॉइंट वेंचर्स वाली बात कही, AK-203 राइफल्स और ब्रह्मोस, उसको भी लेकर ना उस दिशा को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ, AK-203 लगभग इसी महीने में, पिछले साल मैं खुद ही रशिया में फायर करके आया था, टेस्ट करके आया था, S-400 भी देख कर आया था। अब इंडिया उसे आगे लेके जा रहा है जॉइंट वेंचर के तौर पर। सुखोई 30 MKI जो हमारे सबसे हेवी कैटेगरी के फाइटर जेट्स हैं, उसे हम जॉइंटली प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि हम उन कई देशों को जहाँ पर सुखोई 30 का इस्तेमाल होता है, जो कि प्राइमरीली एक रशियन एयरक्राफ्ट है, उसे हम बेहतर ऑलमोस्ट 5th जनरेशन वाले रेडार्स, एवियोनिक्स करके हम इंडिया में उसे बनाएंगे,
तो हम उन सभी देशों को दे पाएंगे जो Su-30 का इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ हम मैन्युफैक्चरर बनेंगे बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकते, मतलब इन फ्यूचर हम लोग ये डिफॉल्ट पॉसिबिलिटी है वो, हाँ। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो मैन्युफैक्चर करने की पॉसिबिलिटी बहुत, मतलब वो किफ़ायती नहीं होता है। घर के लिए अगर आप 100 रोटी बनाएंगे तो वो उसका दाम हमेशा ज़्यादा रहेगा। अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल दो और 1000 रोटी बनेगी तो वो पर रोटी का यूनिट कॉस्ट आपको कम आएगा, आपको भी सस्ता पड़ेगा और बेचने के लिए भी। तो मैंने एक शेफ पॉइंट ऑफ व्यू वाला एग्जांपल दिया ताकि दर्शकों को आसान भाषा में समझ आए। तो उन चीज़ों को लेकर भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये एक जर्नी है। ये जर्नी 2-5 सालों में पूरी नहीं होती है। ये कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है, कॉन्स्टेंटली इसे इनोवेट करने की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स भी होते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल Su-30 चूज़ किया, क्यों चूज़ किया? अब वो प्रपोजल चल रहा है, इंडिया और रशिया के बीच में डिस्कशन चल रहा है उस प्रपोजल पे, इसलिए क्योंकि रशिया पर सैंक्शंस लग गए। हाँ। तो आधे से ज़्यादा देश वो हैं जो Su-30 ले तो लिए हैं, अब Su-30 हटा के कोई दूसरा अमेरिकन फाइटर जेट तुरंत तो आप बदल नहीं सकते। तो अब उनको स्पेयर पार्ट चाहिए, उन्हें दूसरा फ्लीट और चाहिए, उन्हें दूसरा और स्क्वाड्रन्स चाहिए। इस तरह से और आप बढ़ाएंगे तो इंडिया से ले लें, जैसे ब्रह्मोस। तो AK-203 भी हम बाहर बेच पाएंगे जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो अभी शुरुआत हुई है, अभी हमने कुछ हज़ार, पहला बैच 13,000 या 35,000 का पहला बैच 35,000 का लगभग जा चुका है। तो वो शुरुआत हुई है, पहले हमारे यहाँ सबको मिल जाए, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पैरामिलिट्री हो, जिसे जिसे देना, या और भी डिमांड्स बढ़ेंगी, वो पूरी सफिशिएंट हो जाए, फिर हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि जो बजट हमारा बड़ा है, डिफेंस बजट, तो इससे क्या हमने चाइना और पाकिस्तान को मैसेज देने की कोशिश की? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हम इन्हीं दोनों सीमाओं पर आमतौर पर हमारा तनाव देखने को मिलता है। अभी चाइना बॉर्डर तो हमारा बहुत समय से, पिछले 3-4 साल से एक्टिव ही है। अब कोर कमांडर लेवल की बैठक हो रही है, कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। तो क्या मतलब एक बजट इंक्रीज करके, डिफेंस बजट, हमने मैसेज दिया है कि हम किसी से कम नहीं है? अगर हमने मैसेज देने की कोशिश की तो ये मैसेज तो वीक है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान ने बढ़ाया 15% से, चीन ने बढ़ाया 7.5% से, हमने बढ़ाया 4.5%। आप चीन की करेंसी को देखें तो वो तो वैसे भी रुपीस से ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तानी रुपी तो मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। तो उनका नहीं, हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं। तो जिसका जो भी करेंसी होगा उसका अपना प्रतिशत, तो प्रतिशत में आप करेंसी डिफरेंस फैक्टर इन नहीं करते। तो फिर वो आप प्रतिशत जब आप बढ़ा रहे हैं, चीन बढ़ा रहा है 7.5%, पाकिस्तान बढ़ा रहा है 15%, और हम बढ़ा रहे हैं 4.5%। तो ये अगर हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छा और स्ट्रांग मैसेज तो नहीं दे रहे हैं, पर एट द सेम टाइम हमारा अप्रोच सही है, ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान 15 नहीं 25 बढ़ा ले, करेगा क्या? अमेरिका से लेगा जाके, या थोड़े बहुत कुछ रशिया से लेना होगा तो वहाँ से ले लेगा, कहीं और टर्की उर्की से ले लेगा, यही करेगा ना। हम तो बना रहे हैं ना अपना। तो आप जब आप उस जर्नी में शुरू कर चुके हैं तो वहाँ पर आपको थोड़े कड़े कदम, थोड़े छोटे कदम लेने की ज़रूरत पड़ती है, और वो आप लेते हो। पर हाँ, ओवरऑल एज अ डिफेंस जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये प्रतिशत थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था। पर ऑब्वियसली मैं डिफेंस जर्नलिस्ट हूँ, मुझे लगा कि ये प्रतिशत ज़्यादा होना चाहिए था। आई एम श्योर गवर्नमेंट मस्ट हैव केप्ट इन माइंड की और भी तो सेक्टर्स हैं, चाहे वो फार्मर्स होंगे, चाहे स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो एम्प्लॉयज़ होंगे, उन्हें टैक्स स्लैब को लेकर। तो वो एक बैलेंस बनाना भी सोशो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी होता है। सभी कुछ केवल डिफेंस और जियो पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक लेंसेज से नहीं देखा जा सकता। तो वो एक ओवरऑल बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, और हम जहाँ पर अभी शुरुआत किए हैं वहाँ से अगर हम अगले 5-7 साल और मेंटेन कर पाएँ, विल बी अ completely different I would say country, defense point of view, defense industry point of view. रिफॉर्म हम देख सकते हैं, रिफॉर्म्स की शुरुआत आप देख सकते हैं। मतलब उसके असर होना आप देखेंगे। रिफॉर्म्स की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, उसका असर होता हुआ आपको दिखाई देगा, या काफ़ी पैमाने तक हम पहुंच चुके रहेंगे। असर भी अगर आप कहें तो यस, हमने देखना तो शुरू कर ही दिया है। तेजस तो आ ही गया जी, ब्रह्मोस भी आ रहा है, AK-203 है, जोरावर टैंक्स है, ऐसे 50 एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, बहुत सारी मिसाइल्स हैं। तो असर दिखना शुरू हुआ है, लेकिन एक सेटिस्फैक्ट्री जिसे कहते हैं ना कि हम काफ़ी डोमेन्स में काफ़ी हद तक बेहतर कर पाए हैं, उसमें थोड़ा और साल लगेंगे। एक मेरा एडिशनल क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो बजट बढ़ा है, इससे मतलब जो हमारा काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन है खास करके कश्मीर में, और
कश्मीर में बेसिकली, तो वहाँ पर क्या इसमें कुछ इजाफा मिलेगा? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि हमारा बहुत सारे जवानों की संख्या वहाँ कम हुई है। हमने लद्दाख पे इशू फोकस बढ़ाया तो जम्मू और कश्मीर में हमारा फोकस कम हो गया। अब जम्मू में मिलिटेंट्स जो एक्टिव हो गए हैं, बहुत साल बाद एक्टिव हुए हैं, जो कि बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है। तो क्या हम लोग थोड़ा सा उस एरिया में भी फोकस करने वाले हैं टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए? देखिए मतलब अगर आपको कुछ हज़ार जवान कहीं स्पेसिफिक एरिया में अगर आपको बढ़ाने हैं और उनके लिए कुछ हथियार देने हैं, तो उसके लिए ऐसा बहुत बजट के लिए प्रावधान की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्योंकि हमारा बजट एक ओवरऑल ओवर आर्चिंग वाला बजट होता है। उसमें इंडियन ओशन रीजन से लेके सियाचिन तक काफ़ी कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बजट बढ़ा देंगे तो वहाँ पे कश्मीर में और जम्मू में हमारे 5 लाख जवान बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक ओवरऑल हमारी स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर ये स्ट्रैटेजिक कॉल कम और टैक्टिकल कॉल ज़्यादा होता है। तो वो आर्म फोर्सेस, चाहे वो कोर कमांडर्स हो, आर्मी चीफ हो, डीजीएमओ हो या फिर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, उस लेवल पर उनके कोऑर्डिनेशन के बीच में इसे फोकस किया जाता है। इसका डायरेक्ट बजट से आप उसका इम्पैक्ट मैं नहीं देखता है। ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी सम इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स, बट बजट को आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। वो बजट 4.7-4.8% से कम भी होता ना, तब भी आर्मी हमारे उन आतंकवादियों को जब हमारे पास ढूंढ के बहुत निकालती। कम रिसोर्सेज थे, हमने तो तब दुश्मनों को आपको याद होगा 8-10 पीछे साल धकेल दिया। पहले तक वो वाली रिपोर्ट्स आती थी सीएजी की, पता है कि हमारे पास बस 4 दिन के गोला बारूद है, हाँ, अगर कुछ वॉर हुआ इसी तो तरह की 8 खबरें दिन अक्सर के न्यूज़ में हैं। भी देखने को मिलती थी। अब नहीं अब नहीं मिलती है। तो ये चेंज है और ये चेंज की शुरुआत है, अच्छी चेंज है। और ये सारे चेंजेस ऐसे अचानक से नहीं आएंगे। अगर आप थिएटराइजेशन अगर आप देखेंगे, जो जो थिएटर्स बनाने की बात चल रही है, तो वो काफ़ी समय लगेगा उसमें डुप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, यानी कि आर्मी का भी एक एविएशन वर्टिकल है, आर्मी एविएशन, नेवल एविएशन भी है और एयरफोर्स तो है ही। ताकि तो सब आपस कैसे में सोर्स रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन नहीं हो, कैसे एक जगह पर एक कमांड के अंडर में, चाहे वो आर्मी हो या नेवी हो, एयरफोर्स हो, एसेट्स के साथ साथ जो हमारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स हैं उनको किस तरह से आप बेहतर इस्तेमाल कर ताकि वो पाएँ। तीनों कोऑर्डिनेट एक साथ होके एक जो सिंगल ऑपरेशन है उसको मतलब सुपर बेस्ट तरीके से कंप्लीट कर पाए। ऑप्टिमाइजेशन आप कह सकते हैं। जैसे कि मैं प्राइमरी टीवी में काम करता हूँ, लेकिन अभी लेकिन आज आपके हमारे साथ साथ अभी यूट्यूब भी पे live आप दिखाई दे रहे हैं। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, मतलब फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है। इसके अलावा जो भी हमारे दर्शक हैं, अगर उनको कुछ सवाल पूछना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी तमाम बजट से रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहिए पीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ थे आशीष जी। धन्यवाद।